नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका स्वागत है। इस नए शो में हम बड़ी खबरों और आपको छूने वाले बड़े मुद्दों का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। इस विश्लेषण में आपको सच और झूठ, सही और गलत, दिन और रात की तरह बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देंगे। इसमें ग्रे की कोई गुंजाइश नहीं होगी। इसलिए अगर आप हर खबर को स्पष्टता के साथ समझना चाहते हैं तो आज से हर रात 9 बजे ब्लैक एंड व्हाइट देखने की आदत डाल लीजिए। यह भारत का एकमात्र न्यूज शो है जिसे आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं और इसमें आपके परिवार के हर सदस्य के लिए कोई ना कोई काम की जानकारी जरूर होगी। आज शुरुआत करेंगे मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर संजय पांडे की गिरफ्तारी से। उनकी गिरफ्तारी के बारे में खबर तो हर जगह आपने देखी ली होगी, लेकिन कोई आपको यह नहीं बता रहा कि संजय पांडे कितना खतरनाक काम कर रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार तो किया ही, लेकिन बड़ी बात यह है कि उनकी कंपनी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन वर्षों से टैप कर रही थी। इसका मतलब यह है कि हमारे देश में फोन टैपिंग की टेक्नोलॉजी अब सरकारी एजेंसियों के अलावा प्राइवेट कंपनियों के हाथ भी लग गई है और अगर ऐसा हुआ तो कोई भी प्राइवेट कंपनी किसी का भी फोन टैप करने लगेगी। संजय पांडे पिछले 7 महीनों में भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसने वाले मुंबई के दूसरे पुलिस कमिश्नर हैं। आज हम आपको बताएंगे कि मुंबई पुलिस ने हिंदी फिल्मों का इस्तेमाल करके अपनी एक प्रोफेशनल छवि तो बना ली, लेकिन उसके अंदर असल में भ्रष्टाचार का दीमक लगा हुआ है। इसके बाद दवा बेचने वाली फार्मा कंपनियों के नैतिक भ्रष्टाचार पर सच्चाई की फ्लैशलाइट मारेंगे। यह देश के हर परिवार के लिए एक बहुत जरूरी खबर है। कोरोना के बाद से हल्का सा बुखार आने पर भी हर कोई आपको एक ही सलाह देता है कि तुरंत डोलो ले लो, ठीक हो जाओगे। यह दवा कुछ ही समय में पूरे बाजार पर और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई और आप अगर चेक करेंगे तो आपके घर में इस समय भी डोलो का एक पत्ता जरूर होगा। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो डोलो दवाओं की दुनिया में वायरल हो गई, ट्रेंड करने लगी। लेकिन अब एक जांच में यह पता चला है कि डोलो को आपकी फेवरेट दवा बनाने के लिए इस कंपनी ने डॉक्टरों को रिश्वत की जबरदस्त डोज दी और इसी लालच में देश भर के डॉक्टर आपकी पर्ची पर डोलो लिखने लगे। इसके बाद हम आपको मशहूर तेलुगु फिल्म पुष्पा के हीरो अल्लू अर्जुन का एक एक्सक्लूसिव फोटोशूट दिखाएंगे और आपको बताएंगे कि दक्षिण भारत के नायक हिंदी फिल्मों के फैशनेबल हीरोज पर हावी क्यों हो रहे हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री दक्षिण भारत के हीरोज को फ्लावर जैसा कोमल समझती रही, लेकिन यह फ्लावर नहीं फायर निकले। और आखिर में एक चिंताजनक खबर बताएंगे जिसमें आप देख पाएंगे कि अमरनाथ गुफा के आसपास क्लाइमेट चेंज की वजह से गर्मी इतनी बढ़ गई कि अब वहां पर मौजूद बर्फ का शिवलिंग पहले से कहीं ज्यादा जल्दी पिघलने लगा है। तो आज की पहली खबर, मुंबई पुलिस कमिश्नर की कुर्सी एक पनौती बन गई है। परमबीर सिंह पर भ्रष्टाचार के आरोप और अब एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की गिरफ्तारी होना यह बताता है कि मुंबई पुलिस कमिश्नर बनने वालों की 7.5 शुरू हो जाती है। 30 जून को ही रिटायर हुए मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे को ईडी ने कल गिरफ्तार कर लिया। 7 महीने में यह दूसरी बार है जब मुंबई पुलिस का कोई कमिश्नर भ्रष्टाचार के मामले में फंसा है। सोमवार को ईडी ने उनसे 3 घंटे तक पूछताछ की और उसके बाद ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उन्हें गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ईडी ने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को लोकेशन मामले के मामले में भी उनसे पूछताछ की थी। सिर्फ ईडी ही नहीं, सीबीआई ने भी संजय पांडे से 100 करोड़ की वसूली वाले मामले में पूछताछ की है और यह वही मामला है जिसमें महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख पहले से ही गिरफ्तार हो चुके हैं। संजय पांडे की गिरफ्तारी के बारे में तो हर अखबार में छपा है, हर जगह आपने इस खबर को देख लिया होगा, पढ़ लिया होगा, लेकिन हम आपको इस कहानी का आज वो पहलू बताएंगे जिसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा और यही पहलू सबसे खतरनाक है। संजय पांडे की गिरफ्तारी एक ऐसे केस से जुड़ी है जो बताता है कि प्राइवेसी इज अ मिथ, यानी आपकी निजता आपका एक भ्रम है। संजय पांडे जो काम कर रहे थे वो किसी व्यक्ति की निजी जिंदगी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। संजय पांडे ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करके नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों के फोन टैप कराए। आमतौर पर अधिकृत फोन टैपिंग की मंजूरी के लिए एक लंबी सरकारी प्रक्रिया का पालन करना होता है। अक्सर राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में फोन टैपिंग की जाती है, लेकिन मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे की प्राइवेट कंपनी ये काम बिना किसी रोक टोक के अपनी मर्जी से कर रही थी।
संजय पांडे ने वर्ष 2001 में पुलिस सेवा से इस्तीफा देकर आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम से एक आईटी फर्म बनाई थी। इस फर्म को एनएसई की पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर चित्रा रामकृष्ण ने 12 करोड़ रुपए में सिक्योरिटी ऑडिट का काम दिया। चित्रा रामकृष्ण भी इस समय जेल में है। आईसेक्स सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को एनएसई सर्वर और सिस्टम की जांच करने का काम मिला था, लेकिन ऑडिट करने के नाम पर संजय पांडे की इस प्राइवेट कंपनी ने एनएसई कर्मचारियों की फोन टैपिंग शुरू कर दी। वर्ष 2009 से 2017 के बीच यानी करीब 8 साल तक एनएसई के कर्मचारियों की निजी बातचीत एक प्राइवेट कंपनी के पास रिकॉर्ड हो रही थी और उन्हें इस बारे में पता भी नहीं था। इस बातचीत को कोई भी सुन सकता था, जिसे चित्रा रामकृष्ण ने फोन टैपिंग का ठेका दिया था। उन पर एनएसई की संवेदनशील जानकारियां लीक करने का आरोप है। एनएसई की पूर्व प्रमुख चित्रा रामकृष्ण और रवि नारायण के खिलाफ पहले से ही सीबीआई जांच चल रही है। अब आप खुद सोचिए कि अपनी निजता का आप कितना ख्याल रखते हैं, अपनी प्राइवेसी का कितना ख्याल रखते हैं। सोशल मीडिया पर प्राइवेसी सेटिंग बदलकर आप अजनबी लोगों को अपने अकाउंट से दूर रखते हैं। अकाउंट प्राइवेट करके दोस्तों की लिस्ट में आप बहुत सोच समझकर लोगों को शामिल करते हैं। किसी को फोन करते हैं तो यह भरोसा रखते हैं कि आपकी बातचीत सामने वाला कोई और सुन ना रहा हो, कोई रिकॉर्ड ना कर रहा हो। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि आपकी तस्वीरें यानी आपकी फोटोज, आपके वीडियोज और आपका निजी डेटा बाहरी लोगों तक कभी ना पहुंचे। लेकिन इस तरह की घटनाओं से ऐसा लगता है कि अब आपका फोन कहीं भी और कभी भी हैक भी हो सकता है और टैप भी हो सकता है। आपने नोट किया होगा, जब सरकारी जांच एजेंसियां भी राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में फोन टैपिंग करती हैं, तब भी संसद में खूब हंगामा होता है, विपक्ष इसे एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाता है। लेकिन अब स्थिति यह है कि एक प्राइवेट कंपनी बड़ी आसानी से लोगों का फोन टैप कर रही थी और यह सिलसिला कई वर्षों से लगातार चल रहा था। आपने इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस का नाम जरूर सुना होगा। पेगासस एक जासूसी सॉफ्टवेयर है जिसका काम है किसी भी व्यक्ति के फोन में मौजूद जानकारियों में सेंध लगाना। पेगासस को लेकर संसद में बहुत हंगामा भी हुआ था और पेगासस के इस्तेमाल का आरोप लगाकर विपक्ष ने सरकार को घेरने की कोशिश की थी। पेगासस के इस्तेमाल को निजता के अधिकार का हनन तब बताया गया था, लेकिन नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी पर आज कोई चर्चा नहीं हो रही। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर की एक प्राइवेट कंपनी एक सरकारी संस्था के कर्मचारियों की जासूसी कर रही थी। इस पर कहीं भी कोई हंगामा नहीं हो रहा। मुंबई की यह घटना बताती है कि फोन टैपिंग आजकल कितनी आसान हो गई है और आपको भी नहीं पता होगा कि आपका फोन कहीं किसी कोने में शायद सुना जा रहा होगा, आपकी बातचीत कहीं किसी ऑफिस में नोट की जा रही होगी और बहुत मुमकिन है कि ये काम कोई सरकारी संस्था नहीं बल्कि कोई प्राइवेट कंपनी अपने फायदे के लिए कहीं कर रही हो। अगर फोन टैपिंग की टेक्नोलॉजी भारत के बाजारों में इस तरह खुलेआम उपलब्ध है तो अब तक बड़े बड़े उद्योगपति दूसरों से आगे निकलने के लिए न सिर्फ सरकारी अधिकारियों के फोन टैप करवा रहे होंगे, मंत्रियों के फोन टैप कर रहे होंगे, बल्कि अपने प्रतिद्वंदियों के फोन भी टैप कर रहे होंगे और ये एक बहुत ही खतरनाक बात है। दावा तो यही किया जाता है कि मुंबई पुलिस में सिपाही नहीं बल्कि सुपर कॉप्स होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि मुंबई पुलिस के कॉलर उतने भी साफ नहीं जितना वो दावा करती है। पिछले कुछ महीनों में मुंबई के ही 2 पूर्व पुलिस कमिश्नर्स पर अलग अलग मामलों में गंभीर आरोप लगे हैं और केवल ये 2 बड़े अधिकारी ही नहीं बल्कि 2003 में मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर आरएस शर्मा को 3000 करोड़ रुपए के फेक स्टैंप पेपर घोटाले में गिरफ्तार किया गया था। इस घोटाले को आप तेलगी स्टैंप घोटाले के नाम से भी जानते हैं। एक और पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह पर 100 करोड़ की वसूली करवाने का आरोप है। उन्होंने पूछताछ में बताया था कि महाराष्ट्र के तत्कालीन पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के कहने पर इंस्पेक्टर सचिन वाजे के साथ मिलकर यह काम शुरू किया गया था। पूर्व पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को मुकेश अंबानी के घर के बाहर बम प्लांट करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और उन पर भी रंगदारी के आरोप लगे। इससे पहले आपको याद होगा, दया नायक और प्रदीप शर्मा जैसे एनकाउंटर स्पेशलिस्ट के ऊपर अंडरवर्ल्ड से सांठगांठ के आरोप लगते रहे हैं और उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। पूरी दुनिया में हिंदी फिल्मों के करोड़ों दर्शक हैं और अगर उनसे यह पूछा जाए कि हिंदुस्तान की सबसे प्रोफेशनल पुलिस फोर्स कौन सी है तो शायद वो मुंबई पुलिस का नाम ही लेंगे। और आप भी अपने मन में यही सोचते होंगे अभी तक कि मुंबई पुलिस बड़ी प्रोफेशनल है।
हिंदी फिल्मों में मुंबई पुलिस के जवानों की छवि ऐसी बनाई जाती है जिसमें वो फर्ज के प्रति ईमानदार दिखाई देते हैं। बड़े बड़े कलाकार स्टेज पर आकर परफॉर्म करते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री। इसके अलावा ये फिल्मी कलाकार अक्सर ट्वीट करके मुंबई पुलिस की तारीफों को पुल बांधकर अपना आभार भी अक्सर जताते रहते हैं, कहते रहते हैं कि मुंबई पुलिस बहुत प्रोफेशनल है, बहुत शानदार काम कर रही है, कई जगह करती भी होगी। देश की जनता खाकी वर्दी पर बहुत विश्वास करती है। खाकी का काम सिर्फ सुरक्षा देना नहीं है, खाकी का काम भरोसा देने का भी है। अब आप कल्पना कीजिए कि पुलिस कमिश्नर जैसे पदों पर बैठे बड़े अधिकारी, जिनका काम होना चाहिए कि वो भ्रष्टाचार को रोकें, फोन टैपिंग अगर अवैध रूप से हो रही है तो उसे भी रोकें। अगर वही पुलिस अफसर पैसा कमाने में लग जाएंगे और फोन टैपिंग करने लगेंगे तो क्या हालत होगी। लेकिन साथ ही एक बात आपसे और भी ब्लैक एंड व्हाइट में कहना चाहते हैं कि हम ये नहीं कह रहे हैं बिल्कुल भी कि मुंबई पुलिस में सारे पुलिस अफसर और जवान भ्रष्ट हैं। मुंबई पुलिस फोर्स में ईमानदार अफसर भी मौजूद हैं और शायद उन्हीं के भरोसे इतनी बड़ी फोर्स आज भी काम कर रही है। अब आपको वो खबर बताते हैं जो आपके पूरे परिवार के काम की है और ये खबर आपको चौंका देगी, क्योंकि ये आपके स्वास्थ्य से जुड़ी हुई खबर है और आपकी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को भी ये खबर दूर करेगी। जब कोरोना महामारी अपने चरम पर थी, यानी अपने पीक पर थी, और हल्का सा बुखार होने पर भी लोग घबरा जाते थे, तब बुखार उतारने के लिए एक दवा ऐसी थी जिसका बहुत इस्तेमाल हुआ था और इस दवा का नाम था डोलो 650। इसका नाम लोगों की जुबान पर चढ़ गया था और कई लोग तो इस दवा को हर समय अपनी जेब में रखकर घूमते थे। किसी को भी स्वास्थ्य से जुड़ी जरा सी भी कोई दिक्कत हो तो हर कोई यही कहता था कि डोलो ले लो, बिल्कुल ठीक हो जाओगे। और आप अगर आज भी चेक करेंगे तो इस वक्त भी आपके घर में डोलो का एक पत्ता शायद कहीं जरूर पड़ा होगा। यह दवा कुछ ही समय में पूरे बाजार पर और लोगों के दिलो दिमाग पर छा गई थी। तब किसी ने यह सोचा नहीं कि अचानक हर तरफ डोलो लेने की सलाह क्यों दी जा रही है। सोशल मीडिया की भाषा में कहें तो डोलो दवाओं की दुनिया में वायरल हो गई, ट्रेंड करने लगी। लेकिन अब बुखार कम करने वाली डोलो और उसे बनाने वाली कंपनी को लेकर एक ऐसे फ्रॉड का खुलासा हुआ है जिसे जानकर आपको शायद बुखार चढ़ जाएगा। आज हम इसी फ्रॉड का एक ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण करेंगे। ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण कुछ लोगों को चुभेगा भी, लेकिन हमें आपके स्वास्थ्य की ज्यादा चिंता है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस यानी सीबीडीटी ने यह दावा किया है कि डोलो 650 बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने अपने प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए गलत हथकंडों को अपनाया था। इस कंपनी ने अपनी दवा की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल प्रोफेशनल्स को गिफ्ट्स देने पर 1000 करोड़ रुपए खर्च किए। सीबीडीटी ने यह भी बताया कि डोलो बनाने वाली कंपनी की तरफ से आयकर विभाग को रिसर्च और डेवलपमेंट पर खर्च का जो ब्यौरा दिया गया वो भी गलत था। सीबीडीटी को छापों में कंपनी के पास से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मिले और इनका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है। साथ ही 1 करोड़ 40 लाख रुपए का सोना और हीरे भी जब्त किए गए हैं। सीबीडीटी के सामने 1000 करोड़ रुपए के फ्री गिफ्ट्स बांटने का राज तब खुला जब उन दस्तावेजों और डिजिटल डेटा की जांच हुई जिन्हें इनकम टैक्स विभाग की टीम ने माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर पड़े छापों में जब्त किया था। और ये छापे 9 राज्यों में मौजूद कंपनी के 36 ठिकानों पर मारे गए थे। इस फ्रॉड में दवा बनाने वाली कंपनियों की मार्केटिंग स्ट्रेटेजी का एक काला सच छिपा हुआ है जिसे आपको जरूर आज जानना चाहिए। और इस काले सच में मरीजों की भलाई का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ मुनाफा ही अंतिम सत्य है। माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए जो गलत और गैर कानूनी तरीके अपनाए, उसका असर यह हुआ कि कोरोना काल में डोलो 650 को डॉक्टर्स ने जमकर प्रमोट किया और लोगों ने इस दवा को बुखार उतारने के लिए एक रामबाण दवा मान लिया। कोरोना महामारी के दौरान डॉक्टर सबसे ज्यादा डोलो 650 ही प्रिस्क्राइब कर रहे थे और फिर लोग इसे बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के भी अपने आप इस्तेमाल करने लगे। बड़ी तेजी से डोलो 650 घर घर में एक जाना पहचाना नाम बन गई और अब पता चलता है कि डोलो की यह डिमांड आर्टिफिशियल थी। जिसके लिए इसे बनाने वाली कंपनी ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए। और इसे और गहराई से समझने के लिए आपको आज सबसे पहले यह जानना होगा कि डोलो बनाने वाली कंपनी का प्रोफाइल कौन है, क्या है, यह कंपनी कौन है।
डोलो 650 को बेंगलुरु की एक दवा कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड बनाती है, जो एक स्वदेशी दवा निर्माता कंपनी है। और इस कंपनी की शुरुआत वर्ष 1973 में उस वक्त के मद्रास यानी चेन्नई में हुई थी। यानी ये आज की कंपनी नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है। आज माइक्रो लैब्स लिमिटेड 30 से ज्यादा देशों को अपनी दवाएं एक्सपोर्ट करती है, जिसमें यूएस, यूके, रशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश शामिल हैं। यह कंपनी हर साल 920 करोड़ रुपए की दवाएं एक्सपोर्ट करती है। इस कंपनी का सालाना टर्नओवर 2700 करोड़ रुपए का है और वर्ष 2009 में फार्मास्यूटिकल लीडरशिप समिट में माइक्रो लैब्स को कंपनी ऑफ द ईयर चुना गया था। वर्ष 2010 में डोलो ब्रांड को बेस्ट मैनेज्ड ब्रांड का अवार्ड भी मिला था। माइक्रो लैब्स ने अपने पैरासीटामोल ब्रांड डोलो को 650 mg की श्रेणी में वर्ष 1993 में लॉन्च किया था। तो सोचिए, इसे 1993 में लॉन्च किया गया था। पैरासीटामोल एक जेनरिक सॉल्ट होता है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर दर्द और बुखार कम करने के लिए किया जाता है। अब चाहे क्रोसिन हो, कैलपॉल हो या डोलो हो, फार्मा कंपनियां अलग अलग ब्रांड के नाम से इसी पैरासीटामोल सॉल्ट को बेचती हैं। यह बिल्कुल वैसे ही है जैसे बोतल बंद पानी के लिए बिस्लेरी और फोटोकॉपी के लिए जेरोक्स ब्रांड का इस्तेमाल होता है। वैसे ही पैरासीटामोल को लोग अब डोलो कहने लगे हैं। पहले लोगों के मन में यह दर्जा एक जमाने में क्रोसिन का हुआ करता था। डोलो की लोकप्रियता की एक वजह यह भी है कि डोलो में 650 mg पैरासीटामोल होता है और बाकी के जो ब्रांड्स हैं वो अपनी दवाओं को 500 mg तक ही सीमित रखते हैं। और इसी बात को प्रचारित करने के लिए माइक्रो लैब्स ने कोरोना महामारी के दौरान डोलो के ब्रांड प्रमोशन में FUO यानी फीवर ऑफ अननोन ओरिजिन टर्म का इस्तेमाल किया, जो तेज बुखार में अन्य ब्रांड्स के मुकाबले ज्यादा असरदार साबित होती है। और इसकी वजह से इस कंपनी को डोलो की बिक्री से बहुत मुनाफा हुआ। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना महामारी की शुरुआत से पहले यह कंपनी हर साल डोलो 650 की 7.5 करोड़ स्ट्रिप्स बेचती थी, जो वर्ष 2020 में कोरोना काल के दौरान बढ़कर 9 करोड़ 40 लाख स्ट्रिप्स हो गई। वर्ष 2021 में इस कंपनी ने डोलो 650 की 14.5 करोड़ स्ट्रिप्स की बिक्री की। सोचिए, 14.5 करोड़ पत्ते, यानी कोरोना से पहले के मुकाबले लगभग 2 गुना ज्यादा। लेकिन सीबीडीटी के खुलासे से यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि डोलो 650 की डिमांड और लोकप्रियता इस दवा की गुणवत्ता से ज्यादा कंपनी की गलत और गैर कानूनी प्रचार नीतियों का नतीजा थी, जिससे डोलो 650 बुखार उतारने वाली दवाओं के अन्य ब्रांड्स जैसे क्रोसिन और कैलपॉल से कहीं आगे निकल गई। हमारे देश में पैरासीटामोल सॉल्ट पर आधारित बुखार की दवा बनाने वाले कुल मिलाकर 37 ब्रांड्स हैं, 37 ब्रांड्स। लेकिन जाने पहचाने नामों में डोलो के अलावा क्रोसिन है, सुमो है और कैलपॉल सबसे ज्यादा लोकप्रिय ब्रांड्स हैं। डोलो ने बाकी ब्रांड्स को कैसे पीछे छोड़ दिया, एक और उदाहरण के जरिए आपको समझाते हैं। दिसंबर 2021 में 28 करोड़ 90 लाख रुपए की डोलो टैबलेट्स की बिक्री हुई, जो दिसंबर 2020 के मुकाबले करीब 61% ज्यादा थी। जबकि कैलपॉल की बिक्री दिसंबर 2021 में 28 करोड़ रुपए की थी, जो दिसंबर 2020 के मुकाबले 56% ज्यादा थी। कोरोना महामारी के वक्त डोलो की डिमांड ने जिस तरह बुखार उतारने वाली अन्य दवाओं को पछाड़ दिया, इसे लेकर सोशल मीडिया पर बहुत सारे मीम्स भी बनने लगे थे और कुछ बड़े मजेदार मीम्स आज हम आपको दिखा रहे हैं। ये जो मीम आप देख रहे हैं, इस मीम में दिखाया गया है कि कैसे दांत दर्द से लेकर शरीर के दर्द तक और कोरोना से लेकर बुखार तक हर मर्ज की एक ही दवा है, डोलो 650। एक दूसरा मीम देखिए। इस मीम में डोलो 650 की सुप्रीमेसी को दिखाया गया है, जिसमें क्रोसिन और कॉम्बीफ्लैम जैसे ब्रांड्स को डोलो 650 ने कैसे बाजार से आउट कर दिया, इसे दर्शाया गया है। तो कोरोना महामारी के दौरान डोलो ने इतना नाम कमाया कि कुछ लोग तो इसे नेशनल टैबलेट कहने लगे। लेकिन इसे बनाने वाली कंपनी ने डोलो की बिक्री को बढ़ाने के लिए जो हथकंडे अपनाए, उसका खुलासा होने के बाद डोलो का नाम अब बदनाम हो रहा है। यहां आपको यह भी समझना चाहिए कि इस कंपनी के फ्रॉड को अगर छोड़ दें तो आखिर डोलो में ऐसा क्या है कि कोरोना महामारी के वक्त सबसे ज्यादा डिमांड इसी डोलो 650 की रही। इसकी वजह को डिकोड करने के लिए आज हमने एक खास रिपोर्ट आपके लिए तैयार की है, जो आपको आज बहुत ध्यान से देखनी चाहिए। डोलो ले लो,
क्रोसिन ले लो या कैलपॉल ले लो, बस ब्रांड्स अलग अलग हैं, कीमतें अलग अलग हैं, लेकिन काम एक है, बुखार और दर्द से राहत। क्योंकि सबका केमिकल सॉल्ट एक है, पैरासीटामोल। पैरासीटामोल वो बेसिक दवा है जो जेनरिक मेडिसिन है जो कि इसके अंदर है, तो वो डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट ब्रांड से उसको मार्केट करती हैं। तो इस दवा के लिए नहीं, हर दवा के लिए इसीलिए है कि जेनरिक दवा जो रहती है वो केमिकल है और बाकी वो डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड से डिफरेंट कंपनीज उसको मार्केट करती हैं। अलग अलग कंपनियां अलग अलग ब्रांड्स नेम से पैरासीटामोल ही बेच रही हैं, तो डोलो ही सबसे ज्यादा क्यों बिक रही है? इसे समझने के लिए आपको शरीर में पैरासीटामोल की खुराक का खेल समझना होगा। डॉक्टर सलाह देते हैं अगर बुखार और दर्द कम है तो 500 मिलीग्राम यानी 500 mg की पैरासीटामोल 6 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। अगर तकलीफ ज्यादा है तो 600 mg की पैरासीटामोल 8 घंटे के अंतराल पर लेनी चाहिए। और अगर बुखार और दर्द असहनीय है तो 1000 mg की दवा 10 घंटे के अंतराल पर ली जा सकती है। इसे कई बार पैरासीटामोल सस्टेन्ड रिलीज कहा जाता है। आसान शब्दों में कहें तो पैरासीटामोल चाहे किसी भी ब्रांड की हो, असर एक जैसा करेगी। बस फर्क इस बात का पड़ेगा कि वो दवा कितने mg की है। जितनी ज्यादा mg की गोली उतना ज्यादा असर और उतनी ही देर तक असर, जिसे मेडिकल भाषा में सस्टेन्ड रिलीज कहते हैं। इसके लिए SR यानी सस्टेन्ड रिलीज टैबलेट का इस्तेमाल होता है। पैरासीटामोल है, कैलपॉल है और डिफरेंट डिफरेंट नामों से मार्केट में, लैनॉल है, बड़े नामों से मार्केट में पैरासीटामोल अवेलेबल है जो कि डिफरेंट स्ट्रेंथ में के 500 है, 650 है या छोटे बच्चों के लिए कम स्ट्रेंथ में सिरप्स भी अवेलेबल हैं। सारी दवाइयों में जैसे अगर कंटेंट सेम है तो सबका एक्शन, अगर वो सेम कॉम्पोजिशन है तो सेम ही एक्शन रहेगा उनका। तो ऐसा कुछ नहीं है कि अगर मैं डोलो खा लूंगी तो मुझे जल्दी बुखार से रिलीफ मिलेगा या फिर मैं पैरासीटामोल, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब दवा एक है तो कोरोना काल में डोलो ही सबसे ज्यादा क्यों बिकी? कंपनी के फ्रॉड के अलावा इसकी सबसे बड़ी वजह है डोलो का 650 mg में उपलब्ध होना। कोरोना के सिम्टम में तेज बुखार और बदन दर्द की शिकायत आम बात थी। डोलो के अलावा अन्य ब्रांड 650 mg की टैबलेट नहीं बनाते थे। कोरोना के वक्त माइक्रो लैब्स लिमिटेड ने इस बात को खूब प्रचारित किया और डोलो घर घर में जाना पहचाना नाम बन गई। दवा की दुकानों पर डोलो की डिमांड बढ़ती चली गई। बुखार के लिए जो दवाइयाँ आपके पास उपलब्ध हैं वो कौन सी उपलब्ध होती हैं? वैसे नॉर्मली तो हमारे पास सभी होती हैं, लेकिन डॉक्टर जो प्रिस्क्राइब कर रहे थे तो उस समय डोलो ज्यादा प्रिस्क्राइब कर रहे थे। डोलो, हाँ। तो जैसे और कौन सी दवाइयाँ होती है, जरा हमको बताएंगे जो बुखार में खाई जाती है? बेसिकली तो PCM ही रहता है। डोलो है, क्रोसिन है, कालपोल है, इन सब के अंदर PCM ही होता है। पैरासीटामोल जी, इन सभी में PCM होता है, पैरासीटामोल। लेकिन प्रिस्क्राइब जो डॉक्टर साहब लिखते थे तो ज्यादातर डोलो ही लिखते थे। कोई कारण था कि ज्यादा डोलो ही लिखी जा रही थी? वो कारण वैसा तो कुछ नहीं है, वो 650 mg होता है, PCM 500 mg होता है, बस यही कारण। नहीं, कुछ लोग तो एडवांस में ही लेकर रख रहे थे कि बाई चांस ऐसा ना हो कि मार्केट में ना मिले तो घर पे एक स्टेप रहना जरूरी है। इस कंडीशन में लोग ज्यादातर लेकर रख रहे थे। लेकिन बाकी या तो डोलो हो या कालपोल हो या क्रोसिन हो, पैरासीटामोल, इनमें कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। ये जरूरी नहीं कि डॉक्टर ने आपको डोलो प्रिस्क्राइब की है तो सिर्फ डोलो ही असर दिखाएगी। दवा की एक जैसी मात्रा वाली दूसरे ब्रांड की दवाएं भी वैसा ही असर करेंगी, क्योंकि डोलो हो, क्रोसिन हो, कैलपॉल हो या कोई अन्य ब्रांड, सब हैं तो पैरासीटामोल ही। मिलन शर्मा, दिल्ली, आज तक। डोलो बनाने वाली कंपनी माइक्रो लैब्स लिमिटेड पर यह आरोप है कि उसने डोलो की बिक्री बढ़ाने के लिए डॉक्टर्स को रिश्वत दी और इस आरोप पर हमने इस कंपनी के अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश की, इसके मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। हमने माइक्रो लैब्स को एक ईमेल भेजा ताकि कंपनी का पक्ष भी हम आपके सामने रख सकें, लेकिन इस कंपनी की तरफ से, इसके मैनेजमेंट की तरफ से अभी तक हमारे ईमेल का कोई जवाब नहीं आया है। यहां यह भी स्पष्ट करना जरूरी है ब्लैक एंड व्हाइट में कि डोलो ने अपनी दवा में कोई घालमेल नहीं किया था। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि ये दवा नकली है
या इस दवा में कहीं क्वालिटी पर कोई कॉम्प्रोमाइज किया गया है, ये नहीं कह रहे हैं। एक दवा के तौर पर डोलो में कोई कमी नहीं है। सवाल सिर्फ डोलो के मार्केटिंग करने के हथकंडों और अनैतिक तरीकों पर उठ रहे हैं। मेडिकल सेक्टर में भ्रष्टाचार एक प्रैक्टिस की तरह है जो एक संगठित उद्योग की तरह चलता है। इसे लेकर वर्ष 2019 में एक रिपोर्ट भी आई थी और इस रिपोर्ट को एक एनजीओ ने तब जारी किया था। इस एनजीओ ने तैयार किया था इस रिपोर्ट को, और इसमें क्या बताया गया था आपको बताते हैं। उसमें लिखा था, दवा कंपनियों के मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी कंपनी के ब्रांड्स को प्रिस्क्राइब करने के लिए डॉक्टर्स को अक्सर रिश्वत देते हैं। यह रिश्वत कैश में भी हो सकती है। इसके अलावा फॉरेन ट्रिप्स, महंगे स्मार्टफोन्स और गिफ्ट्स के तौर पर भी जो है ये रिश्वत दी जाती है। ये तमाम चीजें डॉक्टर्स को ऑफर की जाती हैं कंपनियों की तरफ से। यहां तक कि मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स डॉक्टरों को नई गाड़ियां तक गिफ्ट करते हैं, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस को स्पॉन्सर करते हैं। इस स्टडी में यह भी लिखा है कि एक भी डील हो जाने के बाद अगर कोई डॉक्टर बिजनेस टारगेट पूरा नहीं कर पाता तो दवा कंपनियां उसे नतीजे भुगतने की धमकियां भी देती हैं। यह रिपोर्ट सामने आने के बाद मोदी सरकार ने दवा बनाने वाली कंपनियों को एक चेतावनी दी थी। दवाओं और मेडिकल डिवाइसेस की मार्केटिंग से जुड़े नियम कायदों का पालन करने का एक आदेश दिया गया था और सरकार ने वर्ष 2016 में यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल्स मार्केटिंग प्रैक्टिसेस नाम से एक वॉलंटरी कोड जारी किया था। इसमें कोड में लिखा था कि दवा कंपनियां किसी भी डॉक्टर या हेल्थ केयर प्रोफेशनल को किसी भी तरह का कोई गिफ्ट नहीं दे सकती। यहां तक कि डॉक्टरों को किसी दवा के सैंपल पैक भी सिर्फ इतनी ही मात्रा में दिए जा सकते हैं जो 3 मरीजों की प्रेस्क्राइब डोज से ज्यादा ना हो। यहां तक कि डॉक्टर और उनकी फैमिली के किसी सदस्य को भी ना तो कोई गिफ्ट दिए जा सकते हैं और ना ही दवा कंपनी की तरफ से कोई और फेवर दिया जा सकता है। लेकिन जैसा हमने आपको बताया, यह नियम वॉलंटरी है, यानी यह सिर्फ एक निर्देश है, कानून नहीं है। इसे मानना वैकल्पिक है। आप चाहे तो मान भी सकते हैं, चाहे तो नहीं भी मान सकते, और इसीलिए इसे ना तो दवा कंपनियों ने माना और ना ही डॉक्टरों ने माना। और यही वजह है कि डॉक्टर कई बार मरीज का ख्याल रखने से ज्यादा दवा कंपनियों का ख्याल रखते हैं। हालांकि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं होते। भारत ईमानदार डॉक्टर्स का देश है। इस देश के ज्यादातर डॉक्टर्स ने अपने निजी फायदे से ऊपर उठकर लोगों का इलाज किया है और कोरोना काल में तो सबको एक ही तराजू में हम तोल नहीं सकते। आपने देखा होगा जब हमारा पूरा देश कोरोना से संघर्ष कर रहा था तो हमारे देश के डॉक्टर्स ने और हमारे देश का जो पैरामेडिकल स्टाफ है उसने बहुत शानदार काम किया था, ये सब जानते हैं। लेकिन तब भी हमारे मेडिकल सेक्टर में कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं जो सही नहीं हैं और जिससे जो आम कस्टमर्स हैं, आपके जैसे जो आम लोग हैं, उनका नुकसान होता है। इसलिए हमेशा याद रखिए कि डॉक्टर्स जब आपको कई बार जो दवा बार बार प्रेस्क्राइब करते हैं या जब कोई डॉक्टर जिद करता है कि नहीं यही दवा लीजिए, तो जरूरी नहीं है कि वो दवा बाकी दवाओं से बेहतर हो। यह भी हो सकता है कि उस दवा कंपनी ने उस डॉक्टर को एक अतिरिक्त डोज दे दी हो। इसलिए आपको बहुत ही सावधान रहने की आवश्यकता है। यह तो आपको पता ही होगा कि भारतीय रुपया $1 के मुकाबले 80 से ज्यादा हो चुका है, यानी 80 रुपए का $1 आजकल चल रहा है और ऐसा पहली बार हुआ है। आप रुपए के गिरने का अर्थशास्त्र भी सुन और पढ़ रहे होंगे, लेकिन रुपए का गिरना अर्थशास्त्रियों का नहीं बल्कि आम आदमी का विषय भी है। असल में जब रुपए के गिरने की बात आती है तो या तो इस पर सिर्फ राजनीति होती है, नेता इसे मोदी सरकार के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं, और या फिर इसे अर्थशास्त्रियों का विषय मान लिया जाता है। आम आदमी को इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। इसलिए आज हम आपको बहुत आसान सरल भाषा में रुपए के गिरने का मतलब समझाएंगे और 3 पॉइंट्स में पूरा विषय ब्लैक एंड व्हाइट में आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा। पहली बात तो यह है कि दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं को यूक्रेन के युद्ध की वजह से सबसे बड़ा झटका लगा है और यह पूरी दुनिया में हो रहा है। लेकिन आपके लिए समझने की बात यह है, खास बात, कि इस युद्ध से दुनिया के लगभग सभी देशों की करेंसी कमजोर हुई है, लेकिन 2 देश ऐसे हैं जिनकी करेंसी इस युद्ध के बाद से मजबूत हो रही है और ये दोनों देश वो हैं जो इस यूक्रेन युद्ध के लिए जिम्मेदार हैं। इनमें से एक रूस की करेंसी रूबल है जो जनवरी 2022 के बाद से 34% मजबूत हुई है।
आपको याद होगा जब ये युद्ध शुरू हुआ था तो लोग कह रहे थे कि रूस का जो रूबल है वो अब कमजोर हो जाएगा, लेकिन रूस को फायदा हुआ और रूस का जो रूबल है वो 34% तक बढ़ा है, मजबूत हुआ है। और जो दूसरी करेंसी जो लगातार मजबूत हो रही है वो है अमेरिकी डॉलर यानी यूएस डॉलर, जो लगातार मजबूत हो रहा है। और यही अमेरिका और रशिया यूक्रेन युद्ध के आर्किटेक्ट भी हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं, जबकि बाकी के ज्यादातर देशों की करेंसीज कमजोर हो रही हैं, जिसमें भारत का रुपया भी है। लेकिन हमारे देश में रुपए के गिरते स्तर को एक राजनीतिक मुद्दा बना दिया गया है और इसके लिए सिर्फ मोदी सरकार को जिम्मेदार बताया जा रहा है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि यूक्रेन युद्ध के बाद से रुपया गिरा तो है, लेकिन गिरने वाला वो अकेला नहीं है। कई देश ऐसे हैं जिनकी करेंसियां रुपए से भी ज्यादा तेजी से गिर रही हैं। एक डेटा आपको दिखाते हैं। जनवरी 2022 के बाद से भारतीय रुपया करीब 60% गिरा है। यह सही है, गिरा है, 7% गिरा है, 7%। जबकि ब्रिटिश पाउंड करीब 13% गिरा है। यूरो 11% से ज्यादा गिरा है। जापानीज येन में 7 महीने के अंदर ही 19% की कमी आ गई है। जापान की जो करेंसी है येन, वो तो 19% टूटी है। जबकि चीन से लेकर साउथ अफ्रीका तक की करेंसियों में भी 5 से 6% तक की गिरावट आई है। तो आप सोच लीजिए, चीन की करेंसी गिर रही है, जापान की करेंसी गिर रही है, ब्रिटेन की गिर रही है, यूरोप की गिर रही है। बस 2 करेंसी हैं जो नहीं गिर रही हैं, रशिया और अमेरिका, और ये दोनों ही इस युद्ध के लिए मुख्यतः जिम्मेदार हैं। इसलिए कई बार कहते हैं कि युद्ध जो है वो एक उद्योग है और जो बड़ी बड़ी महाशक्तियां हैं इन्हें युद्ध का नुकसान कम होता है और फायदा ज्यादा होता है। अब ये समझिए कि ये रुपया गिर क्यों रहा है। दरअसल अमेरिका अपने यहां बढ़ती महंगाई को काबू करने के लिए बहुत तेजी से ब्याज दरों को बढ़ा रहा है। वहां इस साल ब्याज दरें 1% तक बढ़ चुकी हैं अभी तक। इसका फायदा यूएस डॉलर को मिल रहा है और रुपए के साथ साथ दुनिया भर की करेंसी कमजोर हो रही है। रुपए की गिरावट का एक बड़ा कारण यूक्रेन युद्ध है। युद्ध की वजह से तेल, गेहूं, खाद्य जैसे उत्पादों के दाम बढ़ गए हैं, क्योंकि रूस और यूक्रेन से इनकी आपूर्ति अब युद्ध की वजह से कम हो गई है। और जब आपूर्ति कम होती है, सप्लाई कम होती है, तो डिमांड बढ़ जाती है, और जब डिमांड बढ़ती है तो उसका मूल्य भी बढ़ता है। एक और वजह अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम बढ़ना है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है, यानी दूसरे देशों से खरीदता है। आयात के लिए जो भुगतान हम करते हैं वो यूएस डॉलर में करते हैं, जिससे देश के अंदर डॉलर की कमी हो रही है और डॉलर की कीमत ऊपर चली जाती है। चौथी वजह यह है कि कई विदेशी निवेशकों ने भारत में अपने निवेश को कम कर दिया है। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 6 महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो वाले निवेशकों ने भारत के बाजारों से करीब 2320 अरब रुपए निकाल लिए हैं। रुपया अगर गिर रहा है तो उसकी कई वजह हैं, लेकिन इसका आपकी जेब पर क्या असर हो सकता है ये आपको बताते हैं। क्योंकि रुपया गिर रहा है और ज्यादातर लोग समझते हैं कि ये तो अर्थशास्त्रियों का सिरदर्द है या सरकार का सिरदर्द है, हमें इससे क्या लेना। लेकिन आपके जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा, अब देखिए। रुपए के गिरने के बाद अब विदेशों से वस्तुओं का आयात करना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उसकी पेमेंट हमें डॉलर्स में करनी होती है। तो जो भी सामान हम बाहर से दूसरे देशों से खरीद रहे हैं, वो सारा सामान की जो पेमेंट है ज्यादातर हम डॉलर में करते हैं, और वो सब महंगा हो जाएगा। रुपए की कमजोरी का असर विदेशों से आयात किए जा रहे तेल और ऊर्जा के उत्पादों पर पड़ेगा। पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, और आप जानते हैं जैसे ही हमारे देश में पेट्रोल और डीजल महंगा होता है तो हर चीज महंगी हो जाती है, क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है किसी भी चीज की वो बढ़ जाती है, चाहे वो सब्जियां हो या दूसरी चीजें हो। रुपए का मूल्य घटने पर आप जो विदेश यात्रा करते हैं वो महंगी हो जाएगी, और विदेशों में पढ़ाई करना, जो हमारे जो छात्र विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अब उन्हें भी ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह रुपए के गिरने के अगर नुकसान है तो कुछ फायदे भी हैं। कमजोर रुपए से अब भारत की निर्यात क्षमता बढ़ेगी। निर्यातक जिस प्रोडक्ट पर 74 रुपए का मूल्य पहले पा रहे थे, उसके लिए अब उन्हें 80 रुपए का मूल्य मिलेगा। अब अंतर्राष्ट्रीय मुद्राओं की ब्लैक एंड व्हाइट दुनिया से आपको हम साउथ इंडियन फिल्मों की रंगीन, चमकदार और आकर्षक दुनिया में लेकर चलेंगे। कुछ समय पहले तक दक्षिण भारत की फिल्मों को भारतीय सिनेमा में फ्लावर समझा जाता था। दर्शकों के मन में उनका स्थान दूसरे नंबर पर था। फ्लावर की तरह उन्हें कोमल समझा जाता था। लेकिन अब वक्त बदल गया है और साउथ की फिल्में
अब फ्लावर नहीं बल्कि फायर बन चुकी हैं। बाहुबली से लेकर केजीएफ तक और पुष्पा से लेकर आरआरआर तक, ये सभी फिल्में दक्षिण भारत के 5 राज्यों से निकलकर पूरे देश में अपने दर्शक और बिजनेस दोनों को बढ़ा चुकी हैं। इस बात को एक उदाहरण से समझिए। वर्ष 2020 और 21 में 100 करोड़ की कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों में 6 फिल्में दक्षिण भारत की थी और इसमें भी 4 तेलुगु की थी। हिंदी फिल्मों के मुकाबले साउथ की फिल्मों ने 3 गुना ज्यादा कारोबार किया और अब तक इन फिल्मों को 5 राज्यों के 4,441 स्क्रीन्स पर रिलीज किया जाता था, लेकिन अब ये देश भर में 9,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर रिलीज होती है। यानी हिंदी फिल्मों से भी कई बार ज्यादा स्क्रीन्स पर साउथ इंडिया की फिल्में रिलीज हो रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में आए इस बदलाव को लेकर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री बड़ी सहमी हुई है। बॉलीवुड के स्टार्स अपनी शोहरत को लेकर घबराए हुए हैं। प्रोड्यूसर्स को फिल्म में पैसा लगाने से पहले डूबने का डर परेशान कर रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर्स फिल्म रिलीज होने से पहले 100 बार ये चेक करते हैं कि उस दिन साउथ की कोई बड़ी फिल्म तो रिलीज नहीं हो रही। बॉलीवुड के सामने यह समस्या पहले कभी नहीं थी, लेकिन पिछले 4-5 वर्षों में सब कुछ बदल गया है। शोहरत के जिस सिंहासन पर खान और कपूर खानदान का कब्जा हुआ करता था, उसे अब प्रभास, यश, एनटीआर जूनियर और अल्लू अर्जुन जैसे सुपरस्टार्स ने हिलाकर रख दिया है। आज स्थिति यह है कि देश भर के दर्शकों को साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का बहुत बेसब्री से इंतजार है। पुष्पा 1 आने से पहले उत्तर भारत के बहुत से दर्शक अल्लू अर्जुन के नाम से परिचित भी नहीं थे, जानते भी नहीं थे कि अल्लू अर्जुन है कौन। लेकिन आज फिल्म पुष्पा में अल्लू अर्जुन का एक डायलॉग, फ्लावर नहीं फायर है मैं, हर दर्शक को रटा हुआ है। छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बड़े राजनेताओं तक इस डायलॉग का इस्तेमाल कर रहे हैं। अल्लू अर्जुन का जो एक स्टेप है पुष्पा के गाने में, उस पर मीम्स बन रहे हैं, उस पर रील बन रही हैं, उस पर टिकटॉकर्स लगातार डांस कर रहे हैं। अब से पहले किसी डायलॉग के वायरल होने का कॉपीराइट हिंदी फिल्मों तक ही सीमित समझा जाता था, लेकिन अब दक्षिण की फिल्मों के संवाद भी उत्तर भारत में बहुत लोकप्रिय हो रहे हैं। भारतीय फिल्म बाजार में साउथ की फिल्मों के बढ़ते कद और ताकत को लेकर भारत की मशहूर मैगजीन इंडिया टुडे ने इस बार एक कवर स्टोरी की है, जिसका शीर्षक है द साउथ स्वैग, यानी साउथ का जलवा। इसमें अल्लू अर्जुन के साथ एक खास तौर पर एक्सक्लूसिव शूट किया गया है और अल्लू अर्जुन की तस्वीर को इंडिया टुडे के कवर पेज पर छापा गया है, जो इस समय आपके सामने है। इंडिया टुडे के कवर पेज पर आने के बाद सोशल मीडिया पर एक बार फिर से यह बहस छिड़ गई कि सुपरस्टार की लिस्ट में कौन नंबर 1 पर है। और इस कवर को देखकर फिल्म बाहुबली के हीरो प्रभास के फैंस और अल्लू अर्जुन के फैंस में भी आपस में टकराव शुरू हो गया। दोनों ही पक्ष इंडिया टुडे मैगजीन के अपने अपने कवर पेज को वायरल करने में लगे हैं। इससे पहले वर्ष 2017 में फिल्म बाहुबली की सफलता को लेकर इसी इंडिया टुडे मैगजीन ने कवर स्टोरी प्रकाशित की थी और इन 5 वर्षों में किस तरह साउथ की फिल्में हिट पर हिट दिए जा रही हैं और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है, इस पर आज हमारा फोकस है। तर कहानियों में मौलिक विचारों की कमी दिखाई देती है। ज्यादातर डायरेक्टर्स किसी शख्सियत की बायोपिक बना रहे हैं, किसी मशहूर हिट फिल्म की रीमेक बना रहे हैं या फिर ऐतिहासिक किरदारों पर फिल्म बनाने वाले शॉर्टकट्स को अपना रहे हैं। दूसरी समस्या यह है कि हिंदी फिल्मों के एक्टर्स या डायरेक्टर्स रिस्क अब नहीं लेना चाहते। वो पुराने और घिसे पिटे फॉर्मूलों से बाहर निकलने से डर रहे हैं। फिल्म के ज्यादातर एक्टर्स अपने किरदार को लेकर उतनी तैयारी भी नहीं करते जितनी जरूरत है। आपने देखा होगा कि दक्षिण भारत के जो ये कलाकार हैं, जो हीरोज हैं, ये एक फिल्म पर कई कई वर्ष लगाते हैं, अपने आप को तैयार करते हैं उस फिल्म के किरदार के लिए, और जब वो पूरी तरह से उस किरदार के लिए तैयार हो जाते हैं, उस किरदार में वो प्रवेश कर जाते हैं, तब जाकर उस फिल्म की शूटिंग होती है। एक एक हीरो अपने जीवन के कई कई वर्ष एक फिल्म को दे रहा है। जितनी जरूरत है इसके, तो ये एक बहुत बड़ी जरूरत है। इसके अलावा आने वाले अभिनेताओं को ये इंडस्ट्री बहुत जल्दी स्वीकार नहीं कर रही है। कई बार रंग और भाषा के आधार पर भी अभिनेताओं से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में एक सौतेला व्यवहार किया जाता है। हिंदी फिल्मों के मशहूर एक्टर नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने एक बार कहा था कि बॉलीवुड स्टार्स और डायरेक्टर काम तो हिंदी फिल्मों में करते हैं, लेकिन बात करते हैं अंग्रेजी में, डायरेक्शन देते हैं अंग्रेजी में, जबकि साउथ में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। वहां के लोग, वहां के कलाकार, वहां के टेक्नीशियंस, वहां के डायरेक्टर, वहां के लेखक अपनी भाषा से बहुत प्रेम करते हैं, उसका सम्मान करते हैं।
सबसे बड़ी समस्या यह भी है कि इस इंडस्ट्री के दिग्गज लोगों ने अपनी अपनी एक लॉबी बनाकर रखी है। आप देखेंगे बॉलीवुड में हर बड़े सुपरस्टार की अपनी एक लॉबी है। वो अपने खास पसंद के लोगों के साथ ही काम करता है। ये लोग अपनी पसंद के हीरो, हीरोइन, डायरेक्टर, म्यूजिक डायरेक्टर्स, लेखक के अलावा किसी और के साथ काम करना चाहते ही नहीं है। हिंदी फिल्मों में यह भाई भतीजावाद और मित्रता निभाने वाला रोग बॉलीवुड के लिए असल में अब एक अभिशाप बन चुका है। और हम चाहेंगे कि बॉलीवुड के जो लोग हैं वो आज हमारा ये ब्लैक एंड व्हाइट विश्लेषण देख रहे हों। उन्हें हो सकता है हमारी बात चुभी तो जरूर चुभी होगी, हमारी बात कड़वी भी लगेगी, लेकिन जो हम कह रहे हैं उस पर उन्हें गौर करना चाहिए। ये इसमें उन्हीं का भला है, उन्हीं का फायदा है। ब्लैक एंड व्हाइट में आपको याद होगा कल हमने आपको सुहावने मौसम वाले यूरोप की तपती हुई सच्चाई बताई थी। आपको बताया था कि इस मौसम में लंदन में आमतौर पर जो तापमान 20 से 25 डिग्री सेल्सियस हुआ करता था, आजकल वहां 40 डिग्री तक टेम्परेचर पहुंच रहा है। ये ग्लोबल वार्मिंग का असर है और ये असर सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। कल तो हमने आपको यूरोप के बारे में बताया, लेकिन आज आपको भारत की एक खबर दिखाते हैं। आपने क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को कभी गंभीरता से नहीं लिया होगा, लेकिन आज की खबर देखने के बाद आप इसे गंभीरता से लेने लगेंगे। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग का असर भारत में अमरनाथ की गुफा तक भी पहुंच चुका है और अमरनाथ का शिवलिंग वक्त से पहले ही पिघल रहा है। हर साल करीब 1 महीने के लिए अमरनाथ के शिवलिंग के दर्शन होते थे, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से शिवलिंग बहुत जल्दी पिघलने लगा और धीरे धीरे शिवलिंग के दर्शन वाले दिन घटकर सिर्फ 20 दिनों में सिमट गए, क्योंकि उसके बाद ये पिघल जाता है। इस पर आज हम आपको एक ग्राउंड रिपोर्ट दिखाना चाहते हैं, जिसका आपको यह पता चलेगा कि जो क्लाइमेट चेंज नाम की बीमारी है, जो खतरा है, ये अब आपके दरवाजे तक पहुंच चुका है। श्रद्धा की यात्रा, भक्ति का उत्सव और आस्था के दर्शन। 13,000 फीट की ऊंचाई पर लाखों श्रद्धालु हर साल अमरनाथ आते हैं, क्योंकि अमरनाथ में शिव भक्तों को दिव्य दर्शन की अनुभूति होती है। बर्फ के बने शिवलिंग के दर्शन, जो हर साल खुद बनता है, खुद मिट जाता है। आस्था की कहानियों के मुताबिक अमरनाथ में बर्फ का शिवलिंग चंद्रमा के आकार के साथ बढ़ता और घटता है और उसी हिसाब से यहाँ करीब 40 दिन यानी सावन पूर्णिमा तक यात्रा की व्यवस्था भी की जाती थी। लेकिन अब अमरनाथ गुफा का शिवलिंग अनुमानित समय से काफी पहले पिघलने लगा है और आज हालात ये हैं कि अमरनाथ यात्रा के 20 दिन भी नहीं गुजरे और गुफा के अंदर बर्फ का शिवलिंग पिघल चुका है। आज सुबह मैं निकला था करीब 5 बजे पालकी से और मैं जब वहाँ पहुँचा 7 साढ़े 7 बजे तो मैंने दर्शन किए, लेकिन शिवलिंग अब नहीं है। अब नीचे बर्फ बची 2 फीट की, तो वो घट गए हैं। तो अब गर्मी की वजह से हो रहा है बेसिकली, और ग्लोबल वार्मिंग भी इसका एक उदाहरण है। अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू हुई थी, 12 अगस्त तक चलने वाली है, लेकिन तीसरे हफ्ते में ही बर्फ का शिवलिंग पिघल गया, जिससे कुछ भक्तों को निराशा हो रही है। ऊपर गर्मी थोड़ी बढ़ गई है, काफ़ी बढ़ गई है। हम काफ़ी कपड़े वगैरह लेके गए थे, अगर आप देखेंगे तो, लेकिन कपड़े ऊपर काम अभी नहीं आ रहे हैं और गर्मी की वजह से बाबा शिवलिंग भी थोड़े छोटे हो गए हैं, काफ़ी छोटे हो गए हैं। अमरनाथ यात्रियों के लिए बर्फ के शिवलिंग का दर्शन अब और दुर्लभ होता जा रहा है, क्योंकि जो शिवलिंग पहले 1 महीने तक नहीं पिघलता था, वो यात्रा शुरू होने के 3 हफ्ते के अंदर ही पिघलने लगा है। आंकड़े भी बताते हैं कि 90 के दशक में अमरनाथ में 20 फीट ऊंचा शिवलिंग बनता था। 2012 में इसकी ऊंचाई 18 फीट तक पहुंच गई थी। 2015 में भी यहां 18 फीट का शिवलिंग बना था, जिसकी ऊंचाई 2016 में सिर्फ 10 फीट तक सिमट गई थी। उसके बाद से अमरनाथ में औसतन 10 फीट का शिवलिंग ही बन पा रहा है। पवित्र अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पिघलने के बावजूद भी अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के उत्साह में कोई कमी नहीं है। अमरनाथ यात्रा पर अब आने वाले श्रद्धालुओं की तादाद लगातार बढ़ रही है। हाँ, इतना ज़रूर है कि अमरनाथ गुफा पर पहुंचने वाले श्रद्धालु मायूस तो होते हैं, लेकिन श्रद्धालुओं का ये भी मानना है कि अमरनाथ गुफा में शिवलिंग के पिघलने का कारण ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ अमरनाथ यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ भी है। और अब आखिर में इतिहास आज तक।
आज की जो तारीख है उससे 3 शब्दों का एक खास रिश्ता है: चंद्रमा, इंकलाब, जिंदाबाद और मार्शल आर्ट्स। वर्ष 1969 में आज पहली बार इंसान ने चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। नासा के अंतरिक्ष यान अपोलो 11 ने अंतरिक्ष यात्री नील आर्मस्ट्रांग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन के साथ चंद्रमा की सतह पर सफल लैंडिंग की थी और इस लैंडिंग के 6 घंटे के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने चंद्रमा पर पहला कदम रखा था। नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन करीब 2.5 घंटे तक अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर चंद्रमा की सतह पर रहे और शोध के लिए 21.5 किलोग्राम लूनर मटेरियल यानी चांद की सतह पर मौजूद चीजों को उन्होंने इकट्ठा किया। इस ऐतिहासिक पल को पूरी दुनिया में लोगों ने अपने टेलीविजन सेट्स पर तब लाइव देखा था। चंद्रमा पर कदम रखने के बाद नील आर्मस्ट्रांग ने कहा था, 1 स्मॉल स्टेप फॉर अ मैन, 1 जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। इन शब्दों को मानव इतिहास के सुनहरे शब्दों में गिना जाता है। भारत के अमर क्रांतिकारी बटुकेश्वर दत्त का आज वर्ष 1965 में निधन हुआ था। 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह के साथ मिलकर दिल्ली में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में उन्होंने 2 बम फेंके थे और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हुए दोनों ने खुद अपनी गिरफ्तारी दी थी, जिसके बाद वर्ष 1929 में उन्हें उम्र कैद की सजा सुना दी गई। जेल से रिहाई के बाद उन्हें ट्यूबरकुलोसिस यानी टीबी की बीमारी हो गई थी, लेकिन फिर भी बटुकेश्वर दत्त महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन में शामिल हुए। वर्ष 1973 में आज ही के दिन ब्रूस ली का सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में निधन हो गया था। उन पर सिरदर्द दूर करने के लिए ली गई दवाओं का एक रिएक्शन हो गया था और उन्हें अचानक दौरे पड़ने लगे। वैसे ब्रूस ली को अपनी फिजिकल फिटनेस और मार्शल आर्ट्स के लिए याद किया जाता है। ब्रूस ली ने पारंपरिक हांगकांग मार्शल आर्ट फिल्म्स को हॉलीवुड में एक नई पहचान दिलाई। फिस्ट ऑफ फ्यूरी और एंटर द ड्रैगन उनकी कुछ लोकप्रिय फिल्में रही हैं और उनकी लिखी किताबें और कोट्स आज भी लोगों को प्रेरणा देते हैं। और ब्लैक एंड व्हाइट के आखिर में आपके लिए आज ब्रूस ली का एक शानदार कथन। उन्होंने कहा था, एक सफल योद्धा एक सामान्य आदमी ही होता है, लेकिन उसका फोकस लेजर किरणों की तरह एकदम सटीक होता है। यह हर सामान्य व्यक्ति को एक शक्तिशाली और सफल योद्धा बनाने वाला एक सूत्र है। तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और स्वस्थ रहिए। नमस्कार। आज तक HD, सबसे तेज, सबसे ज्यादा।